नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, विश्व भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं चक्रवात। और चक्रवात जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लोन, तो इसके बारे में हम विस्तार से सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और चक्रवात जानने से पहले हमको कुछ और चीज़ें जाननी पड़ेगी, जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं वायु राशि की। वायु राशि जिसे हम एयर मास बोलते हैं। तो वायु राशि होती क्या है? जैसे वायु राशि जो होती है वायुमंडल आप जानते होंगे। अब वायुमंडल में जो होता है, वायुमंडल के उस विस्तृत और घने भाग को कहते हैं जिसमें हमको विभिन्न ऊंचाई में क्षैतिज रूप में, क्षैतिज का मतलब होता है लेफ्ट से राइट, मतलब जो आड़ी होती है आड़ी अवस्था में, तो उसको क्षैतिज रूप बोलते हैं। क्षैतिज रूप में तापमान के साथ में हमको आर्द्रता संबंधी जो समानताएं होती है, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिलती है क्षैतिज रूप में। इसको क्या बोला जाता है? वायु राशि बोल सकते हैं हम, या एयर मास बोल सकते हैं। और ये जिस मार्ग पर चलती है उसकी जो तापमान है एवं आर्द्रता संबंधी जो दशाएं होती है उसको वो मॉडिफाई कर देती है, मतलब परिमार्जित कर देती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वायु राशि होती क्या है? वायु राशि वायुमंडल का उस विस्तृत भाग को कहा जाता है जो क्षैतिज रूप में तापमान और आर्द्रता संबंधी उसमें समानताएं देखी जाती है। और ये जिस मार्ग पर चलती है उस मार्ग में जो भी आर्द्रता और तापमान संबंधी जो दशाएं होती है उसको मॉडिफाई कर देती है, मतलब परिमार्जित कर देती है। तथा स्वयं भी कुछ प्रभावित होती है, मतलब ऐसा नहीं कि सामने जो मिल रहा है उसी को बस क्या करे, मॉडिफाई करे, खुद भी प्रभावित होती है। विश्व के विभिन्न भागों में हम देख सकते हैं मौसम के अधिकांश परिवर्तन विभिन्न वायु राशियों की क्रिया प्रतिक्रिया एवं स्वयं उनमें हम अंतर्निहित तापमान व आर्द्रता संबंधी जो दशाएं है उसके कारण होते हैं। वायु राशि की उत्पत्ति के लिए एक विस्तृत किंतु समान स्वभाव वाला, मतलब पूर्ण रूप से अगर बोले तो स्थलीय या पूर्ण रूप से सागरीय क्षेत्र होना आवश्यक है। मतलब वायु राशि कब उत्पन्न होती है? जब एक प्रकार से समान स्वभाव वाली स्थिति हो, मतलब पूर्णतः स्थल हो या फिर पूर्णतः सागरीय क्षेत्र हो, जहाँ पर विशाल मात्रा में वायु उतरती हो। और उत्पत्ति जो है क्षेत्र पर वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक स्थिर रहना चाहिए ताकि वायु राशि धरातलीय विशेषताओं को आत्मसात, मतलब ग्रहण कर सकें। वायु राशि के वर्गीकरण के समय हमको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ हम इसके प्रकार भी देख लेते हैं, हालांकि डिटेल में इसको देखेंगे नहीं। तो आपको ध्यान में रखना, वायु राशि दो प्रकार की होती है, एक तो ध्रुवीय वायु राशि और एक होती है उष्णकटिबंधीय वायु राशि। इसके बाद हम एक चीज़ और जानते हैं जिसे वाताग्र बोला जाता है। वाताग्र अर्थात फ्रंट जिसे हम बोलते हैं। तो वाताग्र होता क्या है, उसके कुछ प्रकार भी हम देखेंगे। तो वाताग्र की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको वाताग्र कुछ इस प्रकार हम देख लेते हैं, उसके प्रकार को पहले जान लेते हैं। जैसे एक ये सीमा है, ठीक है, एक तरफ ठंडी हवा आपको देखेगी, एक तरफ गर्म हवा देखेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, गर्म हवा जो शुष्क और गर्म हवा है वो ठंडी हवा को ढकेल दे रही है और उसको नीचे की ओर दबा दे रही है, ठीक है। मतलब ठंडी हवा एक प्रकार से उसके ऊपर की ओर इसको धक्का दे रही है। परंतु उष्ण वाताग्र में देख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे ठंडी हवा फिर से देखिए इधर साइड जो है नीचे की ओर मुड़ गई है और गर्म हवा को ऊपर की ओर उठा दिया है। तो चलिए यहाँ वाताग्र के बारे में जान लेते हैं पहले। तो जो ढलुआ सीमा होती है एक प्रकार से वाताग्र के लिए, वहाँ उसके सहारे हम देख सकते हैं दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ होती है। दो विपरीत स्वभाव मतलब एक तो ठंडी हो सकती है और एक गर्म हो सकती है। तो दो विपरीत स्वभाव वाली जो वायु राशियाँ होती है एक ढलुआ सीमा के सहारे, जिसकी हम देख सकते हैं एक प्रकार से दोनों के बीच में हमको 5 से 80 किलोमीटर तक एक प्रकार से चौड़ा संक्रमण क्षेत्र देखने को मिलता है। तो इस प्रदेश को बोला जाता है वाताग्र। वाताग्र के गुजरने पर प्राय इसमें जो है वर्षा दीर्घकालीन परंतु धीमी होती है एक प्रकार से अगर देखें यहाँ पे तो। और मौसम के पूर्वानुमान में जो है इनसे सहायता मिलती है काफ़ी, मतलब वाताग्र से हमको मौसम के पूर्वानुमान में भी काफ़ी सहायता मिलती है, क्योंकि इन्हीं वाताग्रों में अधिकांश वायुमंडलीय अस्थिरता देखी जाती है। जैसे कि वायुमंडलीय अस्थिरता की अगर बात करें हम, वायुमंडलीय अस्थिरता में चक्रवात देखने को मिलता है, तड़ित झंझा, मतलब चक्रवात भी किसके कारण आते हैं? वाताग्र के कारण ही आते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा वर्गीकरण की अगर बात करें तो वर्गीकरण में हमको 4 प्रकार देखने को मिलेंगे, एक तो उष्ण, एक शीत, अधिविष्ट और एक स्थायी। तो आप देख सकते हैं, देखिए चारों प्रकार आप यहाँ देख लीजिए, फिर हम उसकी थ्योरी देखते हैं। तो देखिए यहाँ शीत वाताग्र देखने को मिलेगा जिसमें ठंडी हवा एक तरफ से देखने को मिल रही है और एक तरफ से गर्म हवा। उष्ण वाताग्र में भी आपको देखिए गर्म हवा और एक ठंडी हवा देखने को मिल रही है धरातल पर। उसके बाद अधिवृष्टि में देखिए एक तरफ से उष्ण वाताग्र देखने को मिल रहा है और एक मिल रहा है शीत वाताग्र, दोनों आपस में मिलते हैं, धरातल से उसका कनेक्शन कट हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अधिवृष्टि वाताग्र। और एक होता है स्थायी, यानी कि समानांतर यहाँ हवाएं चलती है, एक तो ठंडी हवा और एक प्रकार से हमको एक प्रकार से गर्म हवा है, मतलब एक प्रकार से स्थायी रूप से उसको देख सकते हैं हम। तो चलिए यहाँ उष्ण वाताग्र की बात करते हैं। अब उष्ण वाताग्र में हम देख सकते हैं इसमें
जो गर्म व हल्की वायु होती है काफ़ी आक्रामक होती है। गर्म और हल्की वायु कैसी होती है? काफ़ी आक्रामक होती है। और ठंडी वायु के ऊपर तीव्र गति से आरोहित होती है। किस में बात की जा रही है? उष्ण में। तो देखिए गर्म काफ़ी आक्रामक होती है और ठंडी वायु के ऊपर क्या हो गई है? देखिए नीचे कर दी है और इसके ऊपर आरोहित हो गई है। तो ये किस प्रकार का है? उष्ण वाताग्र कहलाता है। और इसमें वर्षा क्या होती है? दीर्घकालीन होती है परंतु धीमी होती है। अब बात करते हैं शीत वाताग्र की। तो शीत वाताग्र अर्थात हम बोल सकते हैं कोल्ड फ्रंट, और उष्ण को हम बोल सकते हैं वार्म फ्रंट। तो शीत वाताग्र में देखने को मिलता है, इसमें हमको ठंडी व भारी जो वायु है वो आक्रामक रूप देखने को मिलता है, परंतु जो गर्म है, गर्म वायु को वो ऊपर उठा देती है। देखिए गर्म वायु यहाँ देखिए ये वाली ठंडी वायु जो होती है गर्म वायु को ऊपर उठा देती है। और यहाँ हम देख सकते हैं वर्षा अल्प समय में काफ़ी तीव्र देखने को मिलती है। फिर अधिवृष्टि की अगर बात करें तो अधिवृष्टि में जब शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र, यहाँ पे जो शीत वाताग्र है मतलब हमने ये वाला देखे और एक उष्ण वाताग्र, तो ये जो तीव्र गति से चलकर उष्ण वाताग्र से मिल जाए शीत वाताग्र, तो गर्म वायु का निचला धरातल से जो है एक प्रकार से संपर्क टूट जाता है। जो गर्म वायु है उसका धरातल से क्या हो जाता है? संपर्क कट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या बोलेंगे? अधिविष्ट, एक प्रकार से अधिविष्ट वाताग्र बोलेंगे। इसका निर्माण होता है। फिर स्थायी की बात करते हैं। स्थायी यानी कि स्टेशनरी फ्रंट इसको बोल सकते हैं हम। जब दो वायु राशियाँ समानांतर मतलब एक दूसरे के समान जो है एक ही दिशा में चल रही है, तो स्थायी वाताग्र का निर्माण होता है और वायुमंडल में स्थिरता की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है। विश्व के प्रमुख वाताग्र प्रदेश जो है उन्हीं प्रदेशों में मिलते हैं जहाँ मिलने वाली वायु राशियों के तापमान में काफ़ी मतलब सर्वाधिक रूप से अंतर पाया जाता है। जैसे कि गर्म और ठंडी जो है हमने देखे वायु। अटलांटिक प्रदेश में ध्रुवीय वाताग्र का पूर्ण विकास शीतकाल में यूरेशियाई ध्रुवीय ठंडी महाद्वीपीय जो वायु राशि है वह अटलांटिक महासागरीय गर्म वायु राशि के मिलने से होता है। यानी ठंडी और गर्म जो वायु राशि है वो उसमें आपस में मिलती है अंटार्कटिका क्षेत्र में, तो वहाँ पे वाताग्र का निर्माण होता है। तो शीतकालीन एक प्रकार से बोल सकते हैं हम ध्रुवीय वाताग्र इसको बोलते हैं। इसके अलावा हम जो सारी चीज़ें यहाँ देख ली, देखिए वायु राशि के बारे में हमने जाने और वाताग्र के बारे में। तो चलिए अब हमको चक्रवात पढ़ने में काफ़ी अच्छा महसूस होगा। ठीक है, तो चक्रवात होता क्या है? चक्रवात जैसे आप देख सकते हैं, देखिए बीच में चक्रवात आते हैं तो आपने सुना भी होगा, बहुत सारे चक्रवात होते हैं। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि जापान वाले क्षेत्र में अलग बोला जाता है, अमेरिका वाले क्षेत्र में अलग बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में अलग बोला जाता है। ठीक है, और हमारे भारत वाले क्षेत्र में अलग बोला जाता है। तो भारत वाले क्षेत्र में क्या बोला जाता है? चक्रवात ही बोला जाता है। तो हम उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। हालांकि अलग अलग क्षेत्र में उसको टाइफून, हैरिकेन, विली ये अलग अलग नामों से उसको पुकारा जाता है। अब चलिए यहाँ चक्रवात, निम्न वायुदाब हमको बीच में दिख रहा है और बाहर तरफ हमको वायुदाब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो केंद्र की तरफ मतलब जो केंद्र है, केंद्र में हमको क्या देखने को मिलता है? निम्न वायुदाब। और निम्न वायुदाब यहाँ देखने के कारण जो धीरे धीरे है चारों ओर से एक प्रकार से जो वायुदाब की जो समदाब रेखाएं होती है उसके कारण हमको यहाँ पे काफ़ी जो है तूफान टाइप की स्थिति देखने को मिलती है। हवाओं की तेज़ी से आंधी यहाँ देखने को मिलती है। और इसी के अंतर्गत हमको दक्षिणी गोलार्ध में अगर देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात है, देखिए दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात हमको क्या देखेगा? घड़ी की सुई की दिशा में देखेगा। यानी कि घड़ी जिस दिशा में चलती है घड़ी की सुई उसी दिशा में देखने को मिलेगा। उसके अलावा उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में इसको क्या बोला गया है? चक्रवात, और उत्तरी गोलार्ध में इसको हैरिकेन और टाइफून बोला गया। और ये जो है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में देखने को मिलता है चक्रवात। यहाँ देख सकते हैं जलवायु व मौसम है, इसके निर्धारण में काफ़ी महत्व होता है चक्रवात का। वर्षा व तापक्रम की दशाओं को भी ये काफ़ी प्रभावित करते हैं। और इनका जो आकार होता है, आकार की अगर बात करें तो गोलाकार हो सकता है, अर्धगोलाकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है और वी के समान भी इनका आकार हो सकता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं। अब चक्रवात आने के कारण देख लेते हैं कुछ, जैसे कि चक्रवात क्यों आते हैं। जैसे गर्म क्षेत्रों के समुद्र में सूर्य की भयंकर गर्मी से हवा गर्म होकर कम वायुदाब वाला क्षेत्र बना लेती है। जैसे कि हमने यहाँ देखें, देखिए जो चारों तरफ से हवा जो है एक प्रकार से जो कम वायुदाब वाला क्षेत्र बना लेती है, तो एक प्रकार से ये आँख होती है। ये क्या होती है? चक्षु मतलब आँख होती है चक्रवात की। तो यहाँ निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र बन जाता है। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर जाती है और ऊपर की नमी से संतृप्त होकर संघनन से जो है बालों को मतलब बादलों का निर्माण करती है। बादल मतलब जिससे वर्षा होती है। रिक्त स्थान को भरने के लिए नम हवाएं मतलब जो भारी हवाएं होती है वो सबसे साथ में नीचे आती है और नीचे जाकर ऊपर आती है। एक प्रकार से जो है उनका परिवर्तन चलते रहता है।
और फलस्वरूप ये हवाएं बहुत तेजी के साथ उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमकर घने बादलों और बिजली कड़कने के साथ साथ मूसलाधार भारी बारिश भी करती है। इसके अलावा कभी कभी तेज घूमती जो इन हवाओं मतलब एक प्रकार से जो हवाएं होती है हजारों किलोमीटर के दायरे में चलती है। तो ये मुख्य रूप से हमने यहाँ देखे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि इसका नाम की अगर बात करें तो इसका नामकरण हम देख सकते हैं विश्व मौसम संगठन, जिसे हम WMO बोल सकते हैं। इसके साथ में यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, इसके तहत हाँ जो नियम और प्रक्रिया बनी होती है इसके तहत ये जो है चक्रवात का नामकरण किया जाता है। अब नामकरण से संबंधित कुछ चीज़ें और जान लेते हैं यहाँ पर, जैसे उत्तरी हिंद महासागर के चक्रवात। तो उत्तरी हिंद महासागर के चक्रवात जो है टोटल मिलाकर यहाँ इसका एक ग्रुप है 8 उत्तरीय भारतीय जो समुद्री देश है, जिसके अंतर्गत इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, इसके अलावा देखें म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ये टोटल मिलाकर 8 देश है। तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल 8 देशों में चक्रवातों के 64 नाम तय किए गए हैं। और यहाँ पे अगर 64 नाम है तो सिंपल सी बात है, एक कंट्री के द्वारा जिस कंट्री के तरफ जो चक्रवात आया है उसमें उसका नामकरण कर दिया जाता है और नामकरण का दोहराव नहीं होता है, ताकि जो है अगले जो देश है उसको सूचना मिल सके और बचाव अभियान में काफ़ी मदद मिल सके। मतलब नामकरण में यहाँ दोहराव नहीं होगा। शुरुआत इसकी हुई थी 2004 से और सबसे पहले नाम देने का काम किया था ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, 19वीं सदी में क्या होता था, नाम जो है यहाँ पे चक्रवातों का यहाँ के भ्रष्ट नेताओं के नाम पर दिया जाता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ चक्रवातों के कुछ प्रकार डिवाइड किए गए हैं। तो 2 प्रकार से चक्रवात देखने को मिलेंगे हमको। एक तो मिलेगा शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और एक मिलेगा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आपको विषुवत रेखा के आसपास देखने को मिलेगा और शीतोष्ण कटिबंधीय आपको थोड़ा दूर यानी कि कर्क और मकर के आसपास यहाँ पे देखने को मिलता है। पहले बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, इसकी आकृति देख लेते हैं। आकृति कैसी होती है, एक तो गोलाकार होती है, एक अंडाकार हो सकती है और एक वी आकार की आकृति होती है, यानी कि वी अक्षर जो होता है उसके आकार की आकृति हो सकती है, जिनके कारण इनको अलग अलग नाम दिया गया, जैसे लो है, गर्त है, ट्रफ, ये नाम यहाँ देखने को मिलते हैं इन चक्रवातों के। आदर्श जो शीतोष्ण चक्रवात होता है उसका दीर्घ व्यास की अगर बात करें तो 1920 यहाँ पे किलोमीटर की स्थिति यहाँ देखने को मिलती है। और अगर लघु व्यास की अगर बात करें तो लघु व्यास की जो है 1040 किलोमीटर देखने को मिलती है। कभी कभी ये चक्रवात 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक का भी फैलाव रखते हैं। इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जो अक्षांश का जो है स्थिति हम देख सकते हैं 35 डिग्री से 65 डिग्री जो है यहाँ का अक्षांश देखने को मिलता है, जहाँ पे हमको पछुआ पवनों का जो प्रभाव काफ़ी देखने को मिलता है। अब पछुआ पवनें क्या होती है, देखिए पवनें स्थायी पवनें की श्रेणी में आती है, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। तो वो हम जो पवन है उसमें एक प्रकार से वहाँ विस्तार से देखेंगे। तो अभी आप सिर्फ याद रखिए कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो पछुआ पवनों के जो जहाँ प्रभाव होता है अर्थात 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य यहाँ पे हमको देखने को मिलता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे मतलब जो पश्चिम से चलती है इसके कारण इनको पछुआ पवनें बोला जाता है तथा मध्य अक्षांशों के मौसम को बड़े पैमाने पर ही प्रभावित करते हैं। जो झंझा पथ होते हैं वो भी यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं और इनकी गति मुख्य रूप से हमको देखने को मिलती है 32 से 48 किलोमीटर प्रति घंटे की यहाँ पे जो गति है वो देखने को मिलती है। और ये देखिए यहाँ पे हमको वायु प्रणाली भी देखने को मिलेगी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। तो आप ये चित्र देख सकते हैं, देखिए ये काफ़ी यहाँ निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र बन जाता है। एक तरफ से देखिए उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र एक तरफ से मिलके और वो चक्रवात का निर्माण करते हैं। वाताग्र हमने अभी पढ़ा है। उत्पत्ति व जीवन चक्र की अगर बात करें किसका, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का, तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति का संबंध ध्रुवीय वाताग्रों से इनका जोड़ा जाता है। ध्रुवीय वाताग्र मतलब अंटार्कटिका के अंतर्गत ध्रुवीय वाताग्र आते हैं ठंडी और गर्म जलवायु के जो वायुमंडलीय जो दशा है उनके मिलने से। तो इनका संबंध भी किससे माना जाता है, ध्रुवीय वाताग्रों से इनका संबंध माना जाता है उत्पत्ति का। और ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये बर्कनीस के द्वारा दिया गया था। बर्कनीस के अंतर्गत मतलब बर्कनीस के द्वारा सिद्धांत दिया गया था। तो उन्होंने 6 क्रमिक अवस्थाएं यहाँ पे बताई गई थी। किसके माध्यम मतलब किसके लिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के लिए यहाँ पे बर्कनीस के द्वारा 6 क्रमिक यानी कि 6 क्रम जो है अवस्थाओं के बताए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से हम देख सकते हैं A, B, C, D, E और F। तो पहली अवस्था की बात करते हैं। तो पहली अवस्था में आप सिंपल देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पहली अवस्था में हमको देखने को मिलता है, देखिए गर्म और ठंडी हवा देखने को मिलती है।
गर्म और ठंडी हवा जो वायु राशियाँ है एक दूसरे के समानांतर चलती है, एक दूसरे के विपरीत हम बोल सकते हैं, समानांतर रूप से चलती है। तो यहाँ पे वाताग्र स्थायी होता है। और दूसरी अवस्था में चलें तो दूसरी अवस्था में गर्म और ठंडी हवा एक दूसरे के स्थान को क्रॉस कर रही है। मतलब देखिए ठंडी हवा गर्म हवा की तरफ आ रही है और गर्म हवा ठंडी हवा की तरफ जा रही है। तो देखिए एक दूसरे के स्थान को वो एक प्रकार से लहरनुमा वातागर का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट जो है हमारे सामने तीसरी अवस्था की बात करते हैं। तीसरी अवस्था में देखिए यहाँ पे जो उष्ण एवं शीत वाताग्र है उसका पूर्णतः यहाँ विकास हो जाता है। देखिए शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र का पूर्णतः यहाँ पे विकास हो जाता है तथा चक्रवात का रूप ये धारण कर लेता है। मतलब हम सिंपल बोल सकते हैं तीसरी अवस्था जो होती है यहाँ पे हमको चक्रवात की स्थिति देखने को मिलती है। अब बात करते हैं चौथी अवस्था की। तो चौथी अवस्था में शीत वाताग्र के तेजी से आगे बढ़ने के कारण उष्ण जो वाताग्र होता है वो संकुचित होने लगता है। देखिए शीत वाताग्र तेजी से आगे बढ़ रहा है और उष्ण वाताग्र यहाँ पे संकुचित होने लग रहा है। फिर पांचवी अवस्था में अगर देखें तो चक्रवात का अवसान यानी कि चक्रवात समाप्त होने की स्थिति में यहाँ पे दिखता है पांचवी अवस्था में। उसके बाद छठी अवस्था लास्ट वाली देख सकते हैं तो उष्ण वाताग्र विलीन हो जाता है और यहाँ पे फाइनली चक्रवात का अंत हो जाता है। तो टोटल मिलाकर 6 अवस्था हमको देखने को मिली यहाँ पे उत्पत्ति और जीवन चक्र के संबंध में, यानी कि उत्पत्ति किस प्रकार हुई और उसका समापन किस प्रकार हुआ। ये कंप्लीट हमने यहाँ पे देखे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का। इसके बाद हम देख सकते हैं चक्रवात की वायु प्रणाली देख सकते हैं। तो चक्रवात की वायु प्रणाली में हम यहाँ पे देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ केंद्र में हमको न्यूनतम दाब देखने को मिलेगा और परिधि मतलब आउटसाइड में हमको अधिकतम दाब यहाँ पे देखने को मिलता है। हवाएं जो होती है परिधि से केंद्र की तरफ चलती है और परंतु ये सीधे केंद्र पर ना पहुंचकर थोड़ा अलग दिशा में चले जाते हैं। अब देखिए हवाएं केंद्र की तरफ तो चलती है परंतु जो केंद्र है केंद्र तक ना पहुंच पाकर वो अलग दिशा में पहुंचती है। हवाएं क्यों पहुंचती है बताइए? ये पहुंचती है कॉरियोलिस बल के अनुसार। अब कॉरियोलिस बल क्या है ये हम देखेंगे जब पवन वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे हम आगे, तो उसमें हम विस्तार से इसको जान लेंगे। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं जो वायु प्रणाली उसमें बल और घर्षण के कारण यहाँ पे हमको समदाब रेखा है जो कि 20 डिग्री से 40 डिग्री का यहाँ कोण बनाती है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, जिससे संचार प्रणाली उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में व दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल दिशा में, यानी कि घड़ी की सुई के अनुसार यहाँ पर चलती है। तो ये हमने देखे चक्रवात की वायु प्रणाली। इसके अलावा बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में मौसम तथा वर्षा की स्थिति क्या होती है, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए चक्रवात के भिन्न भिन्न भागों में गुजरते समय भिन्न भिन्न मौसम का यहाँ आभास होता है। तो हमको 5 अवस्था देखने को मिलती है। देखिए चक्रवात का आगमन होता था। जब चक्रवात का आगमन होता है तो आकाश मतलब जो ऊपरी हमारा जो मंडल है एक प्रकार से आकाश जो होता है, आकाश में सबसे पहले पक्षाभ मेघ जो है वो दिखाई पड़ते हैं एवं चक्रवात के आने पर जो वायुदाब है वायुदाब तेजी से गिरने लगता है। इसके अलावा वायु की दिशा में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। जो चंद्रमा और सूर्य है उसके चारों तरफ हमको प्रभामंडल स्थापित हो जाता है। ऐसा पश्चिमी दिशा में जो बढ़ते पक्षाभ व पक्षाभ स्तरीय जो मेघ होते हैं मेघ के कारण होता है। जैसे जैसे चक्रवात निकट आता है बादल काले व घने हो जाते हैं और यहाँ पे वायु की दिशा जो होती है पूर्व से बदलकर क्या हो जाती है दक्षिण पूर्व होने लगती है। तो ये होता है चक्रवात के आगमन के समय। इसके अलावा उष्ण वाताग्र प्रदेशीय जो वर्षा है उसके अंतर्गत अगर देखें तो उष्ण वाताग्र के आने पर मुख्यतः जो वर्षा होती है वो स्तरीय मेघों के साथ यहाँ पे वर्षा होती है। इसके अलावा वाताग्र का ढाल हल्का होने के कारण क्या होता है गर्म हवा धीमी गति से ऊपर उठती है तथा विस्तृत क्षेत्र में एक प्रकार से लंबे समय तक हल्की वर्षा यहाँ पे होती है और समस्त आकाश क्या होता है मेघाच्छन्न हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट उष्ण वृत्तांश। उष्ण वृत्तांश के अंतर्गत हम देख सकते हैं जो उष्ण वृत्तांश होता है उसके आगमन के साथ ही मौसम क्या होता है अचानक मौसम में अचानक परिवर्तन देखने को मिलता है। आकाश में साफपन यानी कि साफ सुथरा हो जाता है, साफ हो जाता है आकाश। इसके अलावा वायु की दिशा जो होती है पूर्णतः दक्षिणी हो जाती है और आकाश एक प्रकार से बादल रहित होकर साफ हो जाता है। तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, वायुदाब घटने लगता है और यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, यानी कि एक प्रकार से मौसम सुहाना हो जाता है, वर्षा की स्थिति यहाँ पे नहीं होती है। नेक्स्ट शीत वाताग्र की बात करते हैं। तो शीत वाताग्र के अंतर्गत अगर देखें तो उष्ण जो वृत्तांश है उसके गुजर जाने के पश्चात ये आता है। तो यहाँ पे हमको तापमान में गिरावट देखने को मिलती है और जो सर्दी होती है एक प्रकार से सर्दी यहाँ बढ़ने लगती है।
और काले कपासी जो बादल होते हैं, वर्षा वाले बादल, वो यहाँ पे बनने लगते हैं और काफ़ी तीव्र वर्षा होती है। तीव्र वर्षा यहाँ पे होती है काले कपासी बादल के पश्चात। इसके बाद हम देख सकते हैं जो एक प्रकार से अल्प समय तक होती है और मूसलाधार बारिश एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं। यहाँ तड़ित झंझा जो थंडर स्टॉर्म होते हैं उसका भी यहाँ पर उत्पन्न होता हुआ दिखता है, आविर्भाव दिखता है, एवं बिजली की चमक व बादलों की गरज के साथ वर्षा होती है। लास्ट है हमारा शीत वृत्तांश। शीत वृत्तांश की अगर बात करें तो यहाँ मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है। मतलब शीत वृत्तांश जो वाताग्र है उसके गुजरने पर शीघ्र ही शीत वृत्तांश का आगमन होता है और यहाँ पे हमको मौसम में अचानक परिवर्तन देखने को मिलता है तथा आकाश जो होता है मेघ रहित यानी बादल रहित हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। तापक्रम में तेजी से कमी आती है और वायु दाब में अचानक से वृद्धि होती है। प्रति चक्रवाती दशाएं व्याप्त हो जाती है और वायु मार्ग में हमको देख सकते हैं 45 डिग्री से 180 डिग्री का परिवर्तन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये चक्रवात में मौसम और वर्षा से संबंधित कुछ स्थिति हमने देखे हैं। किसका? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में। अभी हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कंप्लीट है। अब हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हम यहाँ देखेंगे तो देखिए ये आपको ग्लोब नज़र आ रहा है। ग्लोब में हम देख सकते हैं बीच वाली जो रेखा है वो 0 डिग्री है। ऊपर वाली रेखा को हम बोलते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को हम बोलते हैं मकर रेखा। तो बस ये चीज़ आप याद रखिए। तो ये हम देखते हैं अब यहाँ पे कर्क रेखा, मतलब जो कर्क रेखा और मकर रेखा इन दोनों के मध्य जो उत्पन्न होते हैं उन चक्रवातों को बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। निम्न अक्षांशों के मौसम खासकर वर्षा पर इन चक्रवातों का पर्याप्त प्रभाव होता है और ग्रीष्म काल में केवल गर्म सागरों के ऊपर इनकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। यहाँ हम देख सकते हैं अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ITCZ। इसके सहारे उस समय होती है यहाँ पे उत्पत्ति इनकी जब यह खिसककर क्या होते हैं 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चली जाती है। इन प्रदेशों की गर्म व आर्द्र पवन जब संवहनी वर्षा से ऊपर उठती है तो यहाँ पे हमको घनघोर वर्षा देखने को मिलती है। इसके अलावा इन चक्रवातों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है संघनन की गुप्त ऊष्मा, इनकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ऊपर उठने वाली जो वायु होती है जितनी गर्म व आर्द्र होगी उतना ही मौसम क्या होगा यहाँ पे तूफानी देखने को मिलता है। सामान्य रूप से इन चक्रवातों का व्यास हमको देखने को मिलता है 80 से 300 किलोमीटर, परंतु कुछ छोटे चक्रवात भी होते हैं जिनका व्यास हमको क्या मिलता है 50 किलोमीटर तक भी देखने को मिलता है, 50 किलोमीटर से कम भी देखने को मिलता है। इनकी आकृति सामान्यतः कैसी होती है? वृत्ताकार हो सकती है और अंडाकार हो सकती है, परंतु इनमें जो है समदाब रेखाओं की संख्या बहुत कम होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गति साधारण से लेकर काफ़ी तीव्र हो सकती है, यानी कि प्रचंड हम बोल सकते हैं। और क्षीण जो चक्रवात होते हैं उसमें पवन की गति मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कितनी होती है 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ होती है। जबकि जो हैरिकेन आते हैं, हैरिकेन में पवन की गति यहाँ देख सकते हैं हम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देखी जा सकती है, या उससे भी अधिक यहाँ पे हम देख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सदैव जो है गतिशील नहीं होते हैं। गतिशील का मतलब होता है एक ही स्थान, मतलब एक प्रकार से अलग अलग स्थान पर ना गुजरकर वो स्थायी हो सकते हैं। मतलब कभी कभी वो एक ही स्थान पर कई दिनों तक क्या होते हैं वर्षा करते हैं, फिर वहाँ से धीरे से वो उनका बदलाव होता है। इनका भ्रमणपात भिन्न भिन्न होता है। साधारणतः ये व्यापारिक हवाएं जो हमने देखे थे अभी पछुआ पवने, देखिए इतने वाले क्षेत्र में हमको क्या देखने को मिलती है यहाँ पे व्यापारिक पवने, और यहाँ पे हमको देखने को मिलती है पछुआ पवने। तो पछुआ पवने देखिए ये कर्क रेखा के ऊपर है, मतलब यहीं पे तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात दिखा था, और यहाँ पे हमको व्यापारिक पवने देखने को मिलती है। तो इस क्षेत्र में क्या देखने को मिला? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो उसी की बात की जा रही है जो व्यापारिक पवने हैं। यहाँ पे व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम की दिशा में अग्रसर होते हैं ये जो चक्रवात है, और भूमध्य रेखा से 15 डिग्री अक्षांश तक जो है इनकी दिशा पश्चिमी, मतलब जो 15 डिग्री से 30 डिग्री तक ध्रुव की ओर तथा इसके आगे पुनः पश्चिमी हो जाती है। ये चक्रवात जब उपोष्ण कटिबंध में पहुंचते हैं तो समाप्त होने लगते हैं। उपोष्ण मतलब होता है उष्ण के थोड़े ऊपर। इसके अलावा हम देख सकते हैं सागरों के ऊपर इन चक्रवातों की गति काफ़ी तीव्र होती है और स्थल तक पहुंचने के क्रम में ये काफ़ी स्लो हो जाती है, यानी कि धीरे हो जाती है, क्षीण होने लगती है गति। यही कारण है कि ये केवल तटीय भागों को ही प्रभावित कर सकते हैं या कर पाते हैं। इसके अलावा तीव्रता के आधार की अगर बात करें तो तीव्रता के आधार पर इनको अलग अलग यहाँ पे हम भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि भारत में हमको इनको चक्रवात बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हम इनको बिलीबिली बोलते हैं,
अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ पे हैरिकेन बोला जाता है, और चीन और फिलीपींस में इसको टाइफून बोला जाता है। आप जापान की बात करें, जापान में भी इसको क्या बोला जाता है, टाइफून बोला जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं गति के अनुसार या तीव्रता के अनुसार। कुछ और चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे टॉर्नेडो की अगर बात करें तो टॉर्नेडो भी एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात टॉर्नेडो। मुख्य रूप से ये यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। और सेकंड नंबर पर अगर बात करें तो सेकेंडरी लेवल पर ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। मतलब इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें, ये आकार की दृष्टि से काफ़ी छोटे यानी कि लघुतम होते हैं, ठीक है, और प्रभाव की दृष्टि से काफ़ी प्रलयकारी होती है, यानी कि काफ़ी भयंकर मतलब विनाशकारी हम बोल सकते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये जो है टॉर्नेडो, मतलब इनकी जो आकृति होती है वो कीपाकार होती है। ऊपर का चौड़ा भाग कपासी वर्षा मेघ से जुड़ा होता है, अभी हमने पीछे बात किए थे। केंद्र में वायुदाब न्यूनतम होता है, तभी तो जो है चक्रवात यहाँ बनता है। मतलब केंद्र में न्यूनतम वायुदाब और ऊपर की तरफ जो है वायुदाब ज़्यादा रहता है, मतलब धीरे धीरे बढ़ते जाता है। केंद्र व परिधि की वायुदाब में इतना अधिक अंतर होता है कि हवाएं जो होती है यहाँ पे हमको 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिखती है, ठीक है, काफ़ी तेज यहाँ देख सकते हैं। जब टॉर्नेडो के कीपाकार बादलों का निचला भाग धरातल से छूकर चलता है तो मिनटों में महान विनाश हो जाता है। तो ये काफ़ी विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में हम मौसम और अगर वर्षा की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनके आने के पहले जो वायु होती है काफ़ी मंद पड़ जाती है, यानी कि काफ़ी स्लो हो जाती है, और तापमान में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है, वायुदाब में कमी हो जाती है, और आकाश में हमको पक्षाभ मेघ देखने को मिलता है, ठीक है। सागर में ऊंची तरंगें उठने लगती है। जैसे ही हरिकेन नज़दीक आता है तो हवाएं तूफानी रूप धारण कर लेती। आकाश में काले कपासी जो वर्षा मेघ है वो छाने लगते हैं तथा मूसलाधार और भीषण बारिश हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। आकाश पूरी तरह जो है मेघों यानी कि बादलों से छा जाता है, बादल छा जाते हैं उसमें, और जो पारदर्शिता होती है, दृश्य या देखने योग्य जो चीज़ होती है वो समाप्त हो जाती है। यह स्थिति कुछ घंटों तक रहती है, और इसके बाद जो अचानक वायु है मंद जो गति होती है मंद हो जाती है, एक प्रकार से वायु की गति। आकाश मेघ रहित हो जाते हैं यानी कि साफ हो जाते हैं, ठीक है, और वर्षा रुक जाती है। यह लक्षण चक्रवात के चक्षु का परिचायक होता है। चक्षु का परिचायक मतलब चक्रवात का जो केंद्र बिंदु होता है जहाँ पे निम्न वायुदाब होता है वो कहलाता है इसका चक्षु। चक्षु मतलब चक्रवात की आंख। तो अगर ये दिखने लगी है यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है मौसम एक प्रकार से साफ हो गए, यहाँ वायुदाब न्यूनतम होता है। यह लगभग एक प्रकार से आधे घंटे तक की रहती है जो स्थिति होती है, ठीक है। इसके बाद चक्रवात का पृष्ठभाग आ जाता है, वह घनघोर वर्षा प्रारंभ हो जाती है। यह दशा लंबे समय तक बनी रहती है। जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ता जाता है वायुदाब बढ़ता जाता है और वायु वेग मंद पड़ने लगता है तथा बादलों का आवरण हल्का होते होते वर्षा क्षीण हो जाती है, यानी कि वर्षा समाप्त हो जाती है। चक्रवात के आगे निकल जाने पर जो आकाश है, आकाश से बादल छट जाते हैं तथा मौसम साफ हो जाता है। तो ये तो बात हो गई उष्णकटिबंधीय चक्रवात में मौसम की। इसके बाद जो है इसका वितरण देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का वितरण। तो वितरण की अगर बात करें तो ये 5 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य यहाँ पे गोलार्धों में सागर के ऊपर देखने को मिलता है। महाद्वीपों के तटीय भागों को प्रभावित करने के बाद जो है समाप्त हो जाते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, मतलब एक प्रकार से उष्णकटिबंधीय भागों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का कोई ना कोई रूप अवश्य देखने को मिलता है। परंतु मुख्य रूप से अगर देखें तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उसके बाद हम देख सकते हैं दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर। इसके अलावा हम देखें तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश, इसमें ये बिल्कुल नहीं देखे जाते हैं। मतलब यहाँ पे इन चक्रवातों की स्थिति देखने को नहीं मिलती है। चलिए अब देख लेते हैं, हम भारत की बात कर लेते हैं। हालांकि भारत में भी हम मुख्य रूप से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं भारत के संबंध में। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो यहाँ मुख्य रूप से देखें तो ये यहाँ भी हमको कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में ये स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए हमारा भारत भी जो है, भारत का ये वाला भाग जो नीचे प्रायद्वीप वाला भाग है, ठीक है, और यहाँ से क्या गई है कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा वो गई है। तो नीचे वाला भाग क्या हो गया, कर्क रेखा के अंदर में आ गया, ठीक है। और यहाँ नीचे हमको थोड़े नीचे आकर 0 डिग्री दिखती है और नीचे आपको मकर रेखा दिखती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हमको ये वाला भाग दिख रहा है।
तो यहाँ कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य हमको जो है चक्रवात उत्पन्न होता हुआ दिखता है। तो भारत का ये वाला भाग हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसकी तीव्रता सामान्य से लेकर काफ़ी अधिक हो सकती है और पवन का जो वेग है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक यहाँ पे हो सकता है वायु का वेग। इनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय जो एक प्रकार से उष्णकटिबंधीय सागरीय जो भाग है उसमें जो गर्मी होती है इसके कारण हम देख सकते हैं इसकी उत्पत्ति। और यहाँ तापमान हमको मुख्य रूप से 27 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो सकता है, मतलब यहाँ पे ये देखने को मिलता है जब इसकी उत्पत्ति होती है। अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण आर्द्र हवाएं के ऊपर उठने से इनका निर्माण होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऊर्जा संघनन की जो है एक प्रकार से गुप्त ऊष्मा से मिलती है, जैसे कि हमने बात करे थे, इनकी ऊर्जा जो है संघनन की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त होती है। और यहाँ काले कपासी मेघ यहाँ पे देखने को मिलते हैं और उससे काफ़ी घनघोर बारिश होती है। इसके अलावा भारत में मुख्य रूप से हमको दो तरफ देखने को मिलता है, एक तो अरब सागर किधर है, जैसे भारत का ये वाला भाग है तो ये वाला भाग कहलाएगा अरब सागर, ठीक है, और ये वाला कहलाएगा बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ये देखने को मिलता है, मतलब जो आपदाओं का प्रभाव है सामान्य यहाँ बात है देखने को मिलती है। और अप्रैल से नवंबर के बीच ये आते हैं। सामान्य रूप से इनकी गति हमको कितनी देखने को मिलती है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, परंतु कभी कभी तीव्रता अधिक होने के कारण काफ़ी विनाशकारी रूप ये धारण कर लेते हैं, काफ़ी विनाश करते हैं। और इस संदर्भ में कांडला यानी कि गुजरात के अंतर्गत कांडला में जो चक्रवात एक प्रकार से देखें, कांडला का चक्रवात और उड़ीसा के चक्रवात ये देखे जा सकते हैं। उड़ीसा में जो चक्रवात आता है, मतलब जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है उड़ीसा में भारत के अंतर्गत, उस चक्रवात को सुपर साइक्लोन का नाम दिया जाता है, ठीक है। सुपर साइक्लोन का दर्जा दिया गया था जो आया था, क्योंकि चक्रवात के केंद्र एवं परिधि के वायुदाब का अंतर क्या था, पवन के मतलब एक प्रकार से वायुदाब का अंतर 40 से 50 यहाँ अंतर देखने को मिला था और पवन की गति 225 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक थी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं, जैसे प्रति चक्रवात की अगर बात करें तो प्रति चक्रवात जो होता है हवाओं का चक्रीय प्रभाव होता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं प्रति चक्रवात भी चक्रवात के जैसे ही होता है, परंतु इसके विपरीत मान सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि चक्रवात में निम्न वायुदाब का क्षेत्र था और यहाँ पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, और ये चक्रवात के विपरीत इसलिए माने जाते हैं। केंद्रीय भाग की अगर बात करें यहाँ पे चक्रवात प्रति चक्रवात की, तो यहाँ केंद्र में उच्च वायुदाब रहता है और इसमें परिधि से बाहर की ओर क्रमशः घटते वायुदाब की संकेंद्रीय समदाब रेखा होती है। परिणाम स्वरूप वायु का प्रवाह केंद्र से परिधि की ओर होता है। इसके अलावा जो प्रति चक्रवात है किसी क्षेत्र में उच्च वायुदाब जो क्षेत्र है उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण करता तथा साफ मौसमी दशाओं को भी संकेतित करता है। चूँकि प्रति चक्रवात में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर क्या होती है, अवतलित होती है, इसलिए इसके केंद्रीय भाग की अगर बात करें तो यहाँ पे मौसम साफ होता है, जबकि चक्रवात में ऐसा नहीं होता है। और यहाँ वर्षा की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। पवन की गति की अगर बात करें तो 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की यहाँ पे होती है। प्रति चक्रवातों में केंद्र और परिधि के बीच दाब प्रवणता जो होती है 10 से 20 मिलीबार होती है, मतलब उससे अधिक नहीं होती है। इसलिए प्रति चक्रवातों में जो पवन की गति है वो हमको इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलती है। प्रति चक्रवातों के मार्ग व दिशा में निश्चितता का अभाव होता है। सामान्य रूप से अगर देखें तो प्रति चक्रवातों में जो पवन की दिशा है और उत्तरी गोलार्ध में दाहिने की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलती है। प्रति चक्रवात का जो आकार है काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए उसका व्यास हमको 9000 किलोमीटर तक होता हुआ दिखता है। शीतल जो प्रति चक्रवात होता है प्रभावित क्षेत्रों में तापमान की न्यूनता का कारण बनते हैं, जबकि गर्म जो प्रति चक्रवात होते हैं तापमान में वृद्धि का कारण बनते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रति चक्रवात की। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, जैसे चक्रवात के पूर्वानुमान और उसके लिए कुछ उपाय है, मतलब पूर्वानुमान के लिए कुछ उपाय है वो हम देख लेते हैं ताकि इसकी जो खतरा है मतलब इसके खतरे को टाला जा सके। तो चलिए देख लेते हैं, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है। तो भारत के अंतर्गत कुल 10 रडार यहाँ लगाए गए हैं, जिसमें से 6 है पूर्व की ओर और 4 है पश्चिम की ओर। तो इनको लगाए क्यों गया है? इनमें से जो है मतलब एक प्रकार से तटीय भागों एवं जहाज़ों को समय समय पर इन चक्रवातों के वायुदाब व गति संबंधी जानकारी मिलती रहती है। दूसरा हम देख सकते हैं हवाई जहाज़ की अगर बात करें तो हवाई जहाज़ों के द्वारा जो है रेडियो तरंगे जो रेडियो वेव्स होती है उनको भेजकर चक्रवातों की क्रियाविधि संबंधी जानकारी प्राप्त करके इनके बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं उपग्रहों के द्वारा, उपग्रह मतलब सैटेलाइट के द्वारा
सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म तरीकों से इन चक्रवातों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने पूर्वानुमान की, ताकि इनके खतरे को महसूस करके इनके बचाव के लिए कदम उठाया जा सके। इसके अलावा कुछ यहाँ हम देख सकते हैं प्रभाव, मतलब चक्रवातों का प्रभाव क्या क्या होता है वो हम देख सकते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। समुद्र काफ़ी बेकाबू हो जाता है, मतलब जो महातूफान आते हैं उसमें समुद्र काफ़ी बेकाबू हो जाता है और ऊंची ऊंची लहरें हमको देखने को मिलती है। और जो आसपास के इलाके होते हैं उसमें जो अगर चपेट में आ जाते हैं तो काफ़ी तबाही यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा समुद्री तूफान के बाद जो तटीय क्षेत्र है उसमें 15 से 20 फीट तक पानी भर जाता है, वो काफ़ी आम बात हमको देखने को मिलती है। समुद्री तूफानों की वजह से यहाँ आने वाली जो बाढ़ है वो बर्बादी की वजह बन जाती है और इनके कहर से मारे जाने वाले जो लोग हैं उसमें आधे से ज़्यादा तो बाढ़ में ही मारे जाते हैं। तेज़ तूफानी जो हवा है उनके सामने पुरानी इमारत क्या होती है, बह जाती है। इसके अलावा ख़ास तौर पर देखें तो कमज़ोर मकान इनके सामने भी टिक नहीं पाते हैं और इंसान या सामान ये भी काफ़ी यहाँ पे विनाश देखने को मिलता है। तूफान के दौरान हम देख सकते हैं उड़ने वाले जो मलबे होते हैं और सामान एक प्रकार से उसकी भी एक प्रकार से मिसाइल से एक प्रकार से मिसाइल से समानता की जा सकती है। जो मलबे है उसकी काफ़ी विनाश यहाँ देखने को मिलता है। ये जिस चीज़ से भी टकराते हैं उसको तहस नहस कर देते हैं ये मलबे। मई 2012 की बात करते हैं तो म्यांमार में नरगिस नाम का एक समुद्री तूफान आया था जिसने काफ़ी कहर बरसाया और नरगिस के कहर से करीब 1 लाख लोग यहाँ पे काल के गाल में समा गए थे। तो ये काफ़ी यहाँ पे भयंकर प्रभाव देखने को मिलता है चक्रवात का। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए जो ये आपको डैश डैश वाली लाइन दिख रही है, ये देखिए ये डैश डैश वाली लाइन दिख रही है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अवस्था है। ठीक है, जहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है वो क्या है, डैश डैश वाली लाइन दिख रही है, ये वाला क्षेत्र है। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगी क्या, 0 डिग्री जो अक्षांश है वो दिखेगी और यहाँ पे आपको दिखेगी जो मकर रेखा है वो। उसके बाद आपको यहाँ दिखेगी यहाँ कर्क रेखा दिखेगी ऊपर साइड और यहाँ मकर रेखा और 0 डिग्री यहाँ पे। तो आपको देखिए ये वाले क्षेत्र मतलब यहाँ पे आपको इस कर्क रेखा के ऊपर और ये मकर रेखा के नीचे आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात दिखेंगे, ये देखिए। ठीक है, और अगर बीच की बात करें तो बीच में आपको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखेंगे, ये देख सकते हैं आप स्थिति। इसके अलावा विश्व के कुछ प्रमुख चक्रवात की अगर बात करूं मैं तो उनमें हमको मुख्य रूप से सन के अनुसार देख लेते हैं। जैसे 2005, तो आप इसको एक बार पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हीरोइन के नाम पे भी जो कैटरीना हरिकेन है वो आया था 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका में। हिवारू श्रीलंका में आया था, फानूस दक्षिण अंडमान में। 2008 की बात करें तो 2008 में नरगिस नाम का तूफान आया था म्यांमार में। गुस्ताव व जोसेफिन मैक्सिको की खाड़ी में आया था। हेलेन ऑस्ट्रेलिया में आया था। 2009 में तूफान आया था मोराकोट ताइवान और चीन में। फिर से यहाँ कैटरीना। फिलीपींस की बात करते हैं, आइला व फान ये बंगाल की खाड़ी में। 2010 में तूफान अगाथा आया था ग्वाटेमाला में और लेला आया था पूर्वी तटीय भारत में और यासी आया था ऑस्ट्रेलिया में। 2011 में आयरिन ये संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं, कीला ओमान में, काशी फिलीपींस में, थाने तमिलनाडु और पुदुचेरी में। 2013 में उसागी जापान में आया था, फेलिन उड़ीसा में और बियारू आया था बंगाल की खाड़ी में और बारबरा आया था मैक्सिको में। 2014 में आया था टाइफून, कौन सा आया था, रम्मासुन ये फिलीपींस में आया था। इयान आया था प्रशांत महासागर और टोगा द्वीप में। टाइफून मात्मो ये ताइवान में और हुदहुद आया था भारत में। आपको याद भी होगा, मतलब हुदहुद भारत के आसपास ही हमको देखने को मिला था। 2015 की बात करते हैं तो टाइफून चानो होम ये पूर्वी चीन में आया था। टाइफून नांगा का ये जापान में आया था। चक्रवात कोमोन ये बंगाल की खाड़ी भारत की बात कर लेते हैं। चक्रवात लिम्फा ये आया था दक्षिणी चीन में। टाइफून इताऊ ये जापान में। माउंट आसो जापान में। चक्रवात पाम बनातु ये दक्षिण प्रशांत द्वीपीय इसमें। चक्रवात नाथन ऑस्ट्रेलिया में। चक्रवात ओलिविन ये ऑस्ट्रेलिया में। चक्रवात तूफान चपला देखने को मिला था अरब सागर में। टाइफून कुजीरा ये दक्षिणी चीन में। असोबा चक्रवात भारत के अंतर्गत देखने को मिला। फिर 2016 की बात करते हैं तो रोआनू चक्रवात मतलब जो देखने को मिला हमको तूफान बंगाल की खाड़ी में। बर्दा ये भी बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात थे। 2017 में मोरा बंगाल की खाड़ी में। हार्वे मध्य टेक्सास प्रांत संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत। मैथ्यू ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिला। 2018 में काफ़ी अधिक संख्या में देखने को मिला। 2015 में भी। तितली चक्रवात जो तूफान है वो भारत में देखने को मिला। मैकुनु ये उत्तरी हिंद सागर में।
सामर सोमालिया गल्फ ऑफ अडन के अंतर्गत अरब सागर के आसपास देखने को मिला। लुबान ये अरब सागर में देखने को मिला, अरब समुद्र में। गाज़ा ये गल्फ ऑफ आइलैंड में देखने को मिला। हरिकेन माइकल ये अमेरिका में देखने को मिला। टाइफून यतु ये फिलीपींस में देखने को मिला। हरिकेन बलाका ये हमको हवाई द्वीप में, जो प्रशांत महासागर उसमें। पाबुक जो है 2019 की बात करें तो पाबुक चक्रवात मतलब एक प्रकार से जो तूफान है थाईलैंड, म्यांमार और अंडमान द्वीप में देखने को मिला। ओवेन ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला। फणी भारत और बांग्लादेश में। वायु जो है बुलबुल ये हमको देखने को मिला अरब सागर में। अम्फान अभी 2020 की बात कर लेते हैं तो अम्फान जो चक्रवात है वो हमको बंगाल की खाड़ी में देखने को मिला। निसर्ग अरब सागर में। क्रिस्टोबल अंटार्कटिक जो है एक प्रकार से अटलांटिक महासागर में देखने को मिला। ऑर्थर अटलांटिक महासागर में। हेरोल्ड सोलोमन द्वीप फिजी टोंगा में देखने को मिला। और मंगा जो है ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला। तो ये कुछ लिस्ट थी जिनकी हमने बात की है 2005 से लेकर 2020 तक की। तो हमको पूछने जाने की जो संभावना है वो 2020, 2019, 2018। तो आप इन तीनों को याद रख सकते हैं कहाँ कहाँ कौन सा चक्रवात आया था। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये देखने को मिल सकते हैं। और अगर मेंस की बात करें तो वहाँ पे आपको कुछ जो है ये नाम सिंपल दे देंगे और आपको 3 नंबर में ही लिखने को आ सकते हैं। तो हमने देखें यहाँ पे चक्रवात की बात कर ली हमने सारी चीज़ें। तो शुरू से एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़े हैं इसमें। चलिए यहाँ चक्रवात के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं 2 प्रकार के चक्रवात देखे हैं। सबसे पहले हमने देखे हैं चक्रवात को पढ़ने से पहले वायु राशि। तो वायु राशि क्या होती है वो हमने देखे हैं। वाताग्र के प्रकार देखे, 4 प्रकार के वाताग्र थे, उष्ण, शीत, अधिविष्ट और स्थायी। तो ये हमने देखे थे अच्छे से। यहाँ पे चक्रवात के बारे में देखे, चक्रवात क्या होता है, उसकी आकृति क्या होती है, निम्न वायु दाब वाला जो क्षेत्र है उसके बारे में हमने पढ़े, उसके कारण क्या है। नामकरण की बात कर लिए तो विश्व मौसम विज्ञान के बारे में, मौसम संगठन के बारे में बात करें। और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, इन दोनों की नियम प्रक्रियाओं के तहत इसका नामकरण किया जाता है। उत्तरी हिंद महासागर की बात करें, चक्रवात में 8 जो भारतीय समुद्री देश है उनके बारे में यहाँ बात करें हमने। उसका चक्रवात के प्रकार हमने देखे, शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है हमको 35 से 65 जो पछुआ पवनें बहती है वहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद उसके संबंध में हमने उत्पत्ति व जीवन चक्र 6 क्रमिक अवस्थाओं के बारे में पढ़े जो कि बर्कनीज ने सिद्धांत दिया था। उसके बाद चक्रवात की वायु प्रणाली के बारे में बात करें। उसके बाद चक्रवात में मौसम तथा वर्षा के बारे में यहाँ पे देखे हमने। फिर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में यहाँ पे उसकी उत्पत्ति होती है। फिर हमने यहाँ बात करें टॉर्नेडो के बारे में जो कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। फिर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में मौसम के बारे में देखा, फिर वितरण देखा उसका। भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है उसके बारे में हमने यहाँ विस्तार से देखा। उसके बाद हमने प्रति चक्रवात क्या होता है, चक्रवात के लिए पूर्वानुमान के लिए उपाय क्या क्या है वो हमने देखा, प्रभाव क्या है चक्रवात के। और यहाँ पे हमने एक मैप को भी यहाँ पे देखा जो कि आपके लिए काफ़ी फायदे की बात है, जैसे चक्रवात कहाँ कहाँ कौन कौन सा आता वो हमने देखें। और विश्व में कुछ प्रमुख चक्रवात जो कि आ चुके हैं उनके बारे में हमने यहाँ देखा है। तो दोस्तों ये जो लेक्चर था पूरा चक्रवात का था, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार का सुझाव है आपके दिमाग में, अगर लेक्चर में आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई हैं तो अगर कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और अगर लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।